हेलो। तो आज देखते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोधों का जोड़ना। ठीक है, फॉर लैब असिस्टेंट 2025 के लिए। तो प्रतिरोध क्या होते हैं वो हम पहले ही देख चुके हैं। अब आगे देखें कि जो प्रतिरोध होते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं, उनको कैसे कनेक्ट करें, सीरीज में या फिर पैरेलल में। अब क्या आपको पता है जो हमारी जो होम्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। क्यों होते हैं पैरेलली कनेक्टेड? क्योंकि पैरेलली कनेक्ट होने पर एक तो जो है हर किसी का इलेक्ट्रिक डिवाइस का एक पर्सनली एक स्विच होगा, मतलब पर्सनली एक कंट्रोल होगा। सीरीज में क्या है, कंट्रोल नहीं हो पाता। क्यों? सीरीज में करंट सब में जो है सेम फ्लो होता है। तो एक से भी अगर हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो फिर सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे पहले एलईडी जो लाइट आती थी ना, विवाह शादी वगैरह, वो सीरीज में कनेक्टेड होती थी पहले वाली। तो एक भी अगर उसमें से फ्यूज हो जाती या फिर डिस्कनेक्ट हो जाती या फिर ख़राब हो जाती तो वह पूरा का पूरा जो है नहीं जलता था। तो प्रतिरोध क्या है एक्चुअली? जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हमारे होम्स के अंदर, ठीक है, वो सारे प्रतिरोध ही हैं, रेजिस्टेंस ही है। क्यों है रेजिस्टेंस? क्योंकि वो क्या है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी रजिस्ट करते हैं, कुछ करंट जो है रजिस्ट करते हैं, और उस करंट को रजिस्ट करके जो है यूज करते हैं। जैसे फैन रजिस्ट करके उसको फैन रोटेट होता है, बल्ब रजिस्टर करके ब्राइटनेस देता है। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस है। तो ये सारे के सारे किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। ठीक है, तो हम वो देखते हैं। ये तो मैंने जस्ट जनरल नॉलेज दी थी आपको कि कैसे क्या होता है। आगे देखते हैं कैसे जो है रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते हैं, जुड़ते हैं पैरेलली और सीरीज के अंदर। तो पहले देखते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे कोई भी ये रेजिस्टेंस है R1, इसका जो सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड एंड है रेजिस्टेंस का, जो लास्ट एंड है, वह दूसरे रेजिस्टेंस का R2 रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होगा, और R2 रेजिस्टेंस का लास्ट पॉइंट जो है R3 रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होगा। मतलब एक जो है सीरीज में है ये। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, जो ये करंट है ये यहाँ से इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। ठीक है, और करंट जो है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। किरचॉफ जो है जंक्शन रूल के अनुसार क्या है, करंट जितना अंदर जाएगा किसी भी जंक्शन के अंदर उतना ही निकल करके बाहर आएगा। तो मान लेते हैं ये जो है R1 है, तो यहाँ से I गया तो यहाँ से भी I निकलेगा। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें सीरीज के अंदर जो करंट जो है सेम रहेगा। तो इन सीरीज करंट रिमेन्स कांस्टेंट एंड वोल्टेज डिवाइड, वोल्टेज जरूर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ V1 V2 V3 हो जाएगा। तो हम जानते हैं करंट इज इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन आई आर, I इज इक्वल टू B अपॉन R, ओम्स लॉ के अनुसार। ठीक है, ये होता है जंक्शन रूल। हम नेक्स्ट उसमें कवर कर लेंगे, किरचॉफ के जितने भी रूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ सीरीज के अंदर क्या होता है, करंट में सारे जो है करंट जो है कांस्टेंट रहता है सारे रेजिस्टेंस के अंदर। तो I इज इक्वल टू I1 I2 I3 ये सारे आपस में इक्वल रहेंगे। तो हम मान लेते हैं I1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू होगी यहाँ B1 अपॉन R1, I2 की B2 अपॉन R2, I3 की B3 अपॉन R3 होगी। और यहाँ जो वोल्टेज है B इज इक्वल टू, B की वैल्यू क्या है, ये सारे वोल्टेज जो हैं B1 B2 B3 इन सबको कनेक्ट करके ही तो ये वैल्यू है टोटल वोल्टेज। B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 होगा। ठीक, ये आपने यहाँ तक समझ लिया है। ये इस प्रकार से हमने कनेक्ट किए हैं, और वोल्टेज इस प्रकार से डिवाइड होगा सब में, क्योंकि अलग अलग प्रतिरोध है, उस कारण से यहाँ अलग अलग वोल्टेज होगा सबके लिए। ठीक है, दूसरी बात, वोल्टेज जो है सीरीज के अंदर जो है डिवाइड होता है, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि जो है टोटल जो वोल्टेज होता है लूप के अंदर वो क्या है, 0 होना चाहिए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, जो हम आगे देख लेंगे, अभी आप जस्ट याद रख लेना। तो ये जो है लूप के अंदर देखें तो ये आपस में सारे के सारे इक्वल होंगे आपस में। अब B माइनस इधर इसको लेके आएंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये वैल्यू बन रही है ना। किरचॉफ वोल्टेज का लूप लॉ होता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, जस्ट मैंने इतना बता दिया है। लूप के अंदर जितना भी वोल्टेज है वह 0 होगा। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से लग रहा है। तो इस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ये हमने देख लिया I की वैल्यू और B की वैल्यू क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने वहाँ देखा था B इज इक्वल टू क्या है, B1 प्लस B2 प्लस B3 है, और हम जानते हैं B इज इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, तो I यहाँ करंट जो है सब में सेम है, I है, और R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट क्या है, यहाँ टोटल रेजिस्टेंस है। तो B इज इक्वल टू IR होता है, लेकिन यहाँ टोटल B इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट है।
तो ये जो वैल्यू है ये b के इक्वल है, तो हमने b इज इक्वल टू क्या रख दिया, b इज इक्वल टू ये लिख दिया यहाँ, b इज इक्वल टू आई आर इक्वलेंट है। अब b की वैल्यू है ये b है, तो b इज इक्वल टू क्या है, b1 b2 प्लस b3। तो b1 क्या है यहाँ, b1 इज इक्वल टू आई आर वन, क्योंकि हमने बात देखा था i1 इज इक्वल टू b1 अपॉन r1। तो हम b1 लिखेंगे तो क्या होगा, b1 इज इक्वल टू i1 r1, और हम जानते हैं i1 इज इक्वल टू i2 इज इक्वल टू i3 इज इक्वल टू क्या है, i के बराबर है। तो हम इसे b1 क्या लिख सकते हैं, हम i r1 लिख सकते हैं, समझे। तो यहाँ b1 i r1, b2 i r2, b3 i r3 लिख दिया है हमने। यहाँ से हमने क्या है, i जो है हम कॉमन ले लेंगे और r1 r2 r3 आ जाएगा, तो i से i कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वलेंट क्या होगा, r1 प्लस r2 प्लस r3। तो मेनली जो याद रखने वाली बात है ये सीरीज के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, r इक्वलेंट इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 सीरीज में डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। अगर ये r1 r2 r3 अगर आइडेंटिकल है, इफ रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल, प्रतिरोध अगर सेम है, ठीक है, तब क्या हुआ, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मान लेते हैं 10 प्रतिरोध है r के, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, एक r इक्वलेंट क्या हुआ, n इंटू आर, मतलब n क्या है 10, 10r हो जाएगा, ठीक है, समझे। तो अगर आइडेंटिकल है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, nr लग जाएगा r इक्वलेंट का, ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ, इसके अंदर जो है सीरीज के अंदर जैसे मान लेते हैं r1 की वैल्यू 10 है, तो r इक्वलेंट की वैल्यू जो है, और इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो r इक्वलेंट की वैल्यू जो है, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा रहेगी सीरीज के अंदर। इन सीरीज r इक्वलेंट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, लार्जेस्ट जो रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ी वैल्यू होगी r इक्वलेंट की, ठीक है। तो हमने यहाँ सीरीज जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन पैरेलल वोल्टेज या पोटेंशियल जो है सेम रहता है इन ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में सेम रहता है, बट करंट इज डिफरेंट। तो देखो वोल्टेज सब में सेम रहता है, b1 b इज इक्वल टू b1 b2 b3 सारे सेम रहेंगे, और करंट जो है i1 i2 i3 रहेगा, क्योंकि किरचॉफ जो है जंक्शन रूल के अनुसार यहाँ से I करंट फ्लो होकर के जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ ये डिवाइड होगा i1 i2 i3, और जो निकल कर आएगा वह I ही निकल कर आएगा, मतलब ये सारे कनेक्ट जो है ऐड हो जाएंगे, डायरेक्टली सम हो जाएगा, स्केलर सम हो जाएगा, i1 i2 i3 ये सम हो गया, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन यहाँ वोल्टेज जो है सब में डिफरेंट है, अलग अलग है। ये जो वोल्टेज गया यहाँ से, क्योंकि हर किसी का जो है एक ही लूप बन रहा है, इसका एक लूप बन गया, फिर ये वोल्टेज यहाँ से इस प्रकार से जाएगा, ये एक लूप बन गया, ठीक है। तो ये सबका एक अलग से लूप बन रहा है, तो वोल्टेज जो है किसके सबका वोल्टेज सेम रहेगा। ये हम आगे और अच्छे से डिटेल में देख लेंगे। अभी आपको ये जो स्टेटमेंट याद रखना है कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला I इज इक्वल टू टोटल करंट इज इक्वल टू i1 i2 i3 है, ठीक है। तो इसमें I इज इक्वल टू क्या होगा, b अपॉन आर इक्वलेंट, क्योंकि ये ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, b अपॉन आर, ठीक है। ये I इज इक्वल टू b अपॉन आर होता है। तो I इज इक्वल टू b अपॉन आर क्या है, आर इक्वलेंट, टोटल रेजिस्टेंस r1 r2 r3 का टोटल r इक्वलेंट है। तो i1 क्या है, b अपॉन r1, यहाँ i1 क्या होगा, b अपॉन r1, i2 क्या होगा, b2 अपॉन r2, i3 b3 अपॉन r3। लेकिन यहाँ b1 b2 b3 ये सारे आपस में इक्वल हैं, तो हमने यहाँ कॉमन ले लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे एक बार मैं बता देता हूँ, b अपॉन r इक्वलेंट, और यहाँ से हम ये सारे इक्वल हैं तो ये b कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2। ये जो b1 b2 b3 को हम b लिखेंगे, ठीक है, क्यों, ये सारे इक्वल हैं, तो यहाँ b कॉमन आ जाएगा अपॉन r3, तो b से b यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन r इक्वलेंट क्या होगा, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। तो मेन फॉर्मूला तो यही है, ठीक है, मेन फॉर्मूला तो यही है। इसको अगर आप याद रख लेते हैं तो सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। ये किसमें, इन पैरेलल यानी समांतर कॉम्बिनेशन, समांतर जुड़ना, ठीक है। आर इक्वलेंट क्या होता है, r अपॉन n, कब होता है,
एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। कब रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल, सेम टाइप के रेजिस्टेंस है, पैरेलली कनेक्टेड हैं, तब क्या होगा, आर अपॉन एन होगा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, और अगर दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, उनके लिए ये फॉर्मूला है, ये दो के लिए ही वैलिड है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, नोट क्या है, आर इक्विवेलेंट जो होगा वह बड़ा होगा आर से, R1 से, जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा, आर इन सीरीज बिगर देन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जो हमने देख लिया था पहले, वहाँ पर भी लिख दिया। पैरेलल में क्या होगा कि आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी जो होगी वह स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जो हमें दे रखे होंगे, मान लेते कोई प्रतिरोध है, R1 दे रखा है 1, R2 दे रखा है 2 और R3 दे रखा है 3, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होगी वह क्या होगी पता है, ये जो सबसे छोटा है R1 इज इक्वल टू वैल्यू 1 है ना, 1 ओम है ना, इससे भी कम वैल्यू आएगी। तो अगर हम ये ऐड करके देखें, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, ये वैल्यू है 1 2 3। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या होगा 11 अपॉन 6, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है 11 अपॉन 6, तो इसको अपोजिट करेंगे 6 अपॉन 11 जो 1 से भी कम है। ये मैंने जस्ट समझाने का प्रयास किया है, कैसे ये आप देख सकते हैं, ये मैथमेटिकल ही है। तो ये जो है इस प्रकार से हमारा जो है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पैरेलल के अंदर जो छोटा है उससे भी छोटी होती है। नेक्स्ट जो इनफिनाइट रेजिस्टेंस अगर दे रखे होते हैं तो इस प्रकार से उनका रेजिस्टेंस जो है ये सारे आइडेंटिकल है, और इस प्रकार से अरेंजमेंट है, ये आर और इससे फिर यहाँ पर आर कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस, फिर आर फिर आर फिर आर, इस प्रकार से अगर कनेक्टेड है और इनफाइनाइटली जाते हैं, ये टर्मिनल है ए और बी, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन √3 अपॉन 2 इंटू आर। ठीक है, आर क्या है, आइडेंटिकल प्रतिरोध है। ठीक है, इस प्रकार से ये वैल्यू होगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। ठीक है, याद रख लेना है जस्ट। ठीक है, इस प्रकार का अरेंजमेंट हो तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर R1 R2 R3 R1 R2 R3 इस प्रकार से कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है और इनफाइनाइटली जा रहे हैं, तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R3 अपॉन 2, R1 प्लस R3 ऊपर नीचे का जुड़ेगा अपॉन 2 अंडर रूट में 1 प्लस 4 R2 अपॉन R1 प्लस R3। ये फॉर्मूला आपको जस्ट याद रख लेना है, याद रख लेंगे भाई काफ़ी है। अगर सारे जो रेजिस्टेंस है ये R1 R2 R3, ये अगर हम केवल R ही लिख दें, यानी कि आइडेंटिकल कर दें, इन सारे प्रतिरोधों को, सारे रेजिस्टेंस को आइडेंटिकल कर दें, तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R ब्रैकेट 1 प्लस √3। ये जो है आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा इसमें कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।